हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, और ये पार्ट नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। इससे पहले आपका 2 लेक्चर आ गया, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने गेट के प्रीवियस ईयर को सोल्यूशन कराया है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द मेन पर्पस ऑफ एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट इज टू इम्प्रूव। देखो, एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट जो वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो आपसे पूछा गया कि भाई एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों हैं एंड किसके लिए करते हैं। तो दोनों चीज़ के बारे में आपको पूछा गया, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट हम लोग मेनली करते हैं कार्बन स्टील में। किस में करते हैं हम लोग? कार्बन स्टील में करते हैं। कॉमनली हम लोग जो मैक्सिमम करते हैं वो कार्बन स्टील में करते हैं। एंड अगर इसमें भी आपको स्पेसिफिक बोले तो हाई कार्बन स्टील। किस में करते हैं हम लोग? हाई कार्बन स्टील में हम लोग मैक्सिमम करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये होगा कि इसमें हम लोग करते हैं। अब ये करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं बिलो दी यूटेक्टोइड टेम्परेचर। क्या करते हैं हम लोग? प्रोलॉन्ग हीट करते हैं। ठीक है, मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग? हीटिंग करते हैं, यानी स्टील को हम लोग हीट करते हैं। किसको भी? वो भी हाई कार्बन स्टील को प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं एट टेम्परेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर। यूटेक्टोइड टेम्परेचर पिछला लेक्चर में आपको बताया था कि भाई यूटेक्टोइड टेम्परेचर होता क्या है। देखो, इस पॉइंट में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो आप एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा है यूटेक्टोइड पॉइंट। 2 पॉइंट होता है, एक होता है मेरा यूटेक्टोइड पॉइंट और एक होता है मेरा यूटेक्टिक पॉइंट। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे यूटेक्टोइड पॉइंट का। अगर हम लोग बात करेंगे यूटेक्टोइड पॉइंट का, तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर मेरा जो अगर बात करेंगे यहाँ से, ये मेरा ये पॉइंट है, यहाँ से ये मेरा पॉइंट आ जाता है। तो इस पॉइंट में आप देखोगे टेम्परेचर मेरा आ जाता है 725 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 725 डिग्री सेल्सियस मेरा रहता है टेम्परेचर। एंड अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन परसेंटेज का, तो 0.83 कार्बन परसेंटेज होता है। तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? जहाँ पे मेरा 725 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर होता है एंड मेरा 0.83% मेरा कार्बन होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ओके। तो इसके बिलो यानी कि इसके नीचे, यानी कि इस रीजन में हम लोग हाई कार्बन स्टील को एक लंबे समय तक हीट करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या आता है? क्योंकि हम लोग अगर इसको हीट करेंगे तो उसका वो कन्वर्ट जो हार्ड रहता है मेरा हाई कार्बन स्टील, वो मेरा डक्टाइल हो जाता है और उसका मशीनेबल एलॉय बन जाएगा, यानी कि वो मशीनेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। तो करने के पीछे रीजन ये होता है कि इससे मेरा डक्टिलिटी जो है वो काफ़ी मेरा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मेरा जो मटेरियल है वो मेरा डक्टाइल हो जाता है एंड मशीनेबल हो जाता है। तो डक्टाइल और मशीनेबल हो जाता है, इसके लिए हम लोग करते हैं हाई कार्बन स्टील में एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट, ताकि उसका मेरा डक्टाइल मटेरियल में मेरा डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी मेरा इंक्रीज कर जाए। कैसे करते हैं? प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं बिलो दी यूटेक्टोइड टेम्परेचर। बात समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे ये बोला जाता है कि जब हम लोग एक्सपर्टाइजिंग ट्रीटमेंट करते हैं इसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होता है या ज़्यादा होता है, तो याद रखना इसमें काफ़ी कंज्यूम करता है एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा मेरा होता है। एंड और एक अंतर आपसे बोल देगा एनेलिंग से। ठीक है, ये बोलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेलिंग एंड एक्सपर्टाइजिंग, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डक्टाइल मटेरियल को डक्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग एनेलिंग करते हैं इसमें मेरा यूज़ किया जाता है स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। तो स्ट्रेस जो रिलीफ होता है उसको हटाने के लिए करते हैं। जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग के जस्ट बाद हम लोग एनेलिंग करते हैं, ताकि उसमें जो मेरा स्ट्रेस वगैरह आ जाता है उसको हम लोग रिलीव कर सकें, खत्म कर सकें। और साथ ही साथ ये होता क्यों है? ताकि ग्रेन जो उसका रहता है, ग्रेन मेरा रिफॉर्म हो जाता है, ग्रेन रिफॉर्म होने लगता है, जिससे उसका स्ट्रेस जो होता है वो खत्म हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है एनेलिंग। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे हाई कार्बन स्टील में जो एक्सपर्टाइजिंग करते हैं, वो करते हैं लंबे समय तक गर्म करते हैं, ताकि उसका डक्टिलिटी इंक्रीज कर सकता है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ याद रखने का कि इसमें जो मेरा कोल्ड वर्किंग हो जाता है, कोल्ड वर्किंग, ठीक है, वो मेरा काफ़ी अच्छा बन जाता है, यानी कि कोल्ड वर्किंग एबिलिटी जो रहता है वो मेरा बढ़ जाता है। कोल्ड वर्किंग एबिलिटी जो होता है वो मेरा बढ़ जाता है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग। अब ये बोलेंगे सर कोल्ड वर्किंग क्या हो जाता है? पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग के बीच में डिफरेंस। कोल्ड वर्किंग क्या हो जाता है? कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग दोनों हम लोग करते हैं। अब जो भी मेरा मटेरियल रहता है उसको डिफॉर्म करते हैं, ताकि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, दोनों रोलर के बीच में हम लोग मटेरियल को पास करते हैं हाई प्रेशर में।
हॉट वर्किंग हम लोग हीट का यूज़ करते हैं, कोल्ड वर्किंग हम लोग हीट का यूज़ नहीं करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्या था कि कोल्ड वर्किंग जब हम लोग मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं वो करते हैं बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड हॉट वर्किंग है जब हम लोग डिफॉर्म करते हैं मटेरियल को वो करते हैं अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जो अगर बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का जहाँ पे कोई भी जो मेरा मटेरियल है वो मेरा रिफॉर्म होना स्टार्ट होता है, यानी कि उसका जो ओरिएंटेशन होता है चेंज होने लगता है, नया ग्रेन मेरा बनने लगता है, राइट। और ये अगर स्टील के लिए बोलेंगे कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता क्या है, तो वो होता है मेरा 400 से लेकर 725 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। यानी कि इसके नीचे, इस नीचे टेम्परेचर के नीचे जब हम लोग डिफॉर्म करेंगे मटेरियल को तो वो कहलाएगा मेरा कोल्ड वर्किंग, और इस टेम्परेचर के अगर ऊपर करेंगे तो मेरा कहलाएगा आपका हॉट वर्किंग। 750 बेसिकली होता है, इसलिए देखो यहाँ पे 725 में कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या मेरा है कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, किसका, हाई कार्बन स्टील का। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पे यहाँ पे सिंपल आपसे ये सिंपल पूछा गया था कि भाई मेन पर्पस क्या होता है मेरा स्पोडाइजिंग ट्रीटमेंट का। तो मैंने कहा था सबसे पहले करते किस में है, लो कार्बन में करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लो कार्बन में नहीं करते हैं, हाई कार्बन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाई कार्बन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यानी CD हो सकता है। बट हम लोग देखें कि इससे मेरा डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है और मशीनबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है। इट मीन्स मेरा हार्डनेस घट जाएगा, यानी कि हार्डनेस यहाँ बोल रहा है इंप्रूव। देखो इंप्रूव का बात किया, इंप्रूव यहाँ पे हार्डनेस, तो हार्डनेबिलिटी जो है वो इंप्रूव तो नहीं होगा, इट मीन C में नहीं होगा, D हो जाएगा करेक्ट आंसर। मशीनबिलिटी इंक्रीज कर जाता है ऑफ हाई कार्बन स्टील, समझ आया। चलिए देखो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अगर बता दूँ आपको, जो यूटेक्टोइड पॉइंट हो जाता है, इसके अलावा एक होता है मेरा यूटेक्टिक पॉइंट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम लोग बात करें यूटेक्टोइड पॉइंट का तो ये मेरा हो जाता है स्टील में। स्टील में मेरा 0.83% कार्बन रहता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट, जिसमें टेम्परेचर मैंने बताया था 725 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अंतर ये होता है कि अगर हम लोग आपको बोला जाए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील क्या होता है, क्योंकि स्टील का बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2.1% कार्बन से अगर कम रहेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील। यानी कि जब हम लोग आयरन में कार्बन मिला के हम लोग बनाते हैं स्टील, आपको पता है आपका स्टील क्या है, स्टील है एलॉय है, किसका किसका एलॉय है, आयरन है कार्बन का। तो हम लोग कार्बन परसेंटेज जब 2.1 रखते हैं, 2.1 तक रखते हैं मैक्सिमम, तब वो कहलाता है स्टील। तो अगर हम लोग 0.83 का बात करेंगे, तो अगर 0.83% कार्बन से कम हम लोग रखेंगे आयरन में मिलाएंगे, तो वो जो मेरा स्टील बनेगा वो बनेगा मेरा हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। बात समझ में आया। और अगर मेरा कार्बन परसेंटेज 0.83 से ज़्यादा रखेंगे तो वो मेरा कहलाता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। वहीं अगर बात करेंगे यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट का, तो यूटेक्टिक जो पॉइंट होता है उसमें मेरा आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 0.43 बोल रहे हैं 4.3 होता है। तो अगर मेरा 4.3 से कम रखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आपका आयरन, तो ये बनाता है, आपको पता है कि 2.1 से जैसे बढ़ाएंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन तो बन जाएगा कास्ट आयरन। तो अगर मेरा 4.3 से कम रहेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.3 से ज़्यादा रहता तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। समझ आया। तो यूटेक्टिक बोलेगा तो यहाँ कास्ट आयरन का बात हो रहा है, और यूटेक्टोइड बोलेगा तो वो मेरा स्टील का बात हो रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया, बोला गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज 400 megapascal and the elongation up to maximum load is 35% if the material obey the पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन दी ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में आपको बोला गया है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज कितना होगा। देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पूछा क्या गया है। यहाँ बोला गया है पावर ओबे कर रहा है पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग। पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस के बीच में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिग्मा टी इज इक्वल टू हो जाता है मेरा के, उसके बाद होता है एप्सिलॉन टी पे पावर हो जाता है एन। यहाँ मैं 1 by 1 करके सब बता देता हूँ आपको। सिग्मा टी क्या है, ये मेरा है ट्रू स्ट्रेस, क्या हो जाता है ट्रू स्ट्रेस। अगर बात करें हम लोग एप्सिलॉन टी क्या हो जाता है, यहाँ पे एप्सिलॉन टी ये मेरा हो जाता है ट्रू स्ट्रेन। समझ आया। एन यहाँ पे क्या है, एन जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है मेरा है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, अगर आपसे बोला जाए तो ये बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। अगर बात करेंगे के का, के क्या है, अगर के आपसे बोला जाए तो ये मेरा स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है। क्या हो जाता है मेरा स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट,
स्ट्रेंथ कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? यहाँ पे सारा चीज़ ये मैं ऐसे नॉर्मली बता दिया। तो हम लोग यहाँ पे ये जो आपका पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग है, ये रिलेशनशिप में हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि हम लोग जो यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं और ना ही नॉर्मल स्ट्रेन ले रहे हैं। इट मीन्स मुझे पहले सिग्मा टी फाइंड करना पड़ेगा, फिर मुझे आपका एप्सिलॉन टी यानी कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों होता क्या, अगर इस चीज़ को मैं बताऊँगा तो मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम में, तो ये आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, मेरा स्ट्रेन है एंड ये मेरा क्या है, स्ट्रेस है। अगर मेरा इस तरह से कोई मटेरियल जाता है, पहले जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, फिर अपर लिमिट पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ नेकिंग हो जाता है, फिर यहाँ पे आके मेरा वो फ्रैक्चर कर जाता है। यानी कि नेकिंग मान लो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इस एम पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, नेकिंग हो रहा है। ठीक है, नेकिंग होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अल्टीमेट पॉइंट अब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने जा रहा है, यानी कि फिर से रिटर्न मेरा बॉडी नहीं आएगा, कंप्लीट वहाँ पे डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो ये जो आपका आ रहा है नॉर्मली, इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एंड अगर ये मेरा नेकिंग के बाद अल्टीमेट पॉइंट के बाद ऊपर तक इस तरह चल गया, तो ये जो मेरा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मेरा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रू मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन है तो यहाँ का स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग होगा। तो इसके लिए हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं, नॉर्मल ट्रू अगर स्ट्रेस का बात करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस आपको पता है फोर्स अपन एरिया हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस और 1 प्लस आपका नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हो गया मेरा स्ट्रेस, ये मेरा क्या हो गया आपका ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू। अगर हम लोग बात करेंगे ट्रू स्ट्रेन का, तो वो कितना निकल जाएगा, आपको पता है कि जो स्ट्रेन क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो आ जाता है मेरा ln log 1 प्लस स्ट्रेन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का। ठीक है, ये मेरा ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन निकल गया। अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि स्ट्रेस क्या हो जाता है भाई, फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। ये हो गया मेरा स्ट्रेस इक्वल टू, ये नॉर्मल है। अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो नीचे लेंगे ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ माइनस जो भी चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ पे ओरिजिनल लेंथ हो गया स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का रिलेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते, पहले दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि आपको सिग्मा दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस दिया गया है, जो कि दिया गया है 400 MPa मेगा पास्कल। एंड फिर बोला गया एंड दी इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड, जब हम लोग मैक्सिमम लोड लगा देते हैं तब मुझे जो इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेन का बात करा, वो 35%। 35 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 35 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से मेरा निकल जाएगा 0.35, यानी कि ये मेरा निकल गया स्ट्रेन। समझ आया कि नहीं? ओके, तो ये मुझे पता चला कि मेरा सिग्मा वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है 400 मेगा पास्कल एंड स्ट्रेन कितना निकल गया, स्ट्रेन मेरा निकल गया 0.35%। ठीक है, 0.35 ये स्ट्रेन निकल गया। ओके, अब हम लोग रिलेशन पुट करेंगे जो मेरा ट्रू स्ट्रेन का हो जाता है। ट्रू स्ट्रेन का देखो यहाँ पे क्या हो जाता था, सिग्मा एप्सिलॉन टी इक्वल टू ln 1 प्लस नॉर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे कि भाई जो आपका ट्रू स्ट्रेन हो जाता है इज इक्वल टू हो जाता है मेरा ln log 1 प्लस आपका नॉर्मल स्ट्रेन। वैल्यू यहाँ पे फटाफट पुट करते जाओ, सॉल्यूशन करते जाएंगे, तो हम लोग पुट करेंगे ln 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग 0.35 पुट कर देंगे जो नॉर्मल मेरा स्ट्रेन आया था, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा सिग्मा एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू ln 1.35। इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा मेरा 0.3। अब मेरा बात समझो, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन टी है इज इक्वल टू मेरा n आ जाएगा इज इक्वल टू 0.3। अब बोलेंगे सर ये आप क्यों किए, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, सिग्मा टी आपका एप्सिलॉन टी निकला, एप्सिलॉन क्या है मेरा ट्रू स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन मेरा निकला कितना 0.3। अब ध्यान से दिखेगा, बोला गया था स्ट्रेन कब दिया गया, जब मैक्सिमम लोड मेरा लग रहा है, मैक्सिमम लोड लग रहा है। और एन मैंने क्या बताया, एन क्या हो जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग। अब जब मैक्सिमम लोड लगेगा कब लगेगा, जब अल्टीमेट पॉइंट पे जाएगा, तो अल्टीमेट पॉइंट में मेरा स्ट्रेन यहाँ निकल रहा है, ट्रू स्ट्रेन इतना आ रहा है। और एन क्या हो जाता है मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग कब हो जाता है, जब अल्टीमेट पॉइंट में मुझे स्ट्रेन देखने को मिलता है। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा एप्सिलॉन टी है इज इक्वल टू एन ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अब
और ये कब बात करें इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू या फिर बोल सकते हो एज पर UTS यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग आपका एप्सिलॉन टी यानी कि ट्रू स्ट्रेंथ E=N=0.3 बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते ये क्या था मेरा ट्रू स्ट्रेंथ था। अगर हम लोग ट्रू स्ट्रेस का बात करेंगे, पहला था दूसरा इक्वेशन ट्रू स्ट्रेस का देखेंगे। ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे था आपका नॉर्मल स्ट्रेस 1 प्लस नॉर्मल स्ट्रेन। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस और 1 प्लस नॉर्मल स्ट्रेन। तो वैल्यू यहाँ पे फटाफट पुट कर देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस मेरा कितना आया था 400 आया था, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 400 एंड 1 प्लस नॉर्मल स्ट्रेन कितना आया था 0.35 आया था। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 540 मेगापास्कल और ये मेरा क्या निकल जाएगा ट्रू आपका स्ट्रेस निकल गया। तो यहाँ से आप देखें ट्रू स्ट्रेस भी आपको निकल गया एंड यहाँ से मुझे ट्रू स्ट्रेन भी आपको निकल गया। ठीक है, ट्रू स्ट्रेन भी निकल गया एंड ट्रू स्ट्रेस भी निकल गया, दोनों चीज़ मुझे निकल गया। अब आपको पता है कि ये रिलेशन हो जाता है। अब इस रिलेशन में हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ये रिलेशन पे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसी जगह में यहाँ पे बता देता हूँ छोटा छोटा करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे सिग्मा टी। देखो सबसे पहले क्या क्या बोला कि भाई सिग्मा टी इज इक्वल टू था मेरा के यानी कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट था, इनटू था एप्सिलॉन टी पे पावर n। सिग्मा टी मुझे कितना मिल गया 540 वैल्यू मिल गया, इज इक्वल टू के आपको नहीं पता है एंड सिग्मा टी का वैल्यू मेरा निकला था कितना 0.3 एंड एन का भी वैल्यू मेरा 0.3 ही था, तो 0.3 पुट कर देंगे। यहाँ से मुझे जब इसको पूरा ले जाएंगे इधर तो के का वैल्यू मुझे मिल जाएगा एंड के का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मुझे 774.97। इसका कोई आपका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा आपका कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी में सिग्मा टी इज इक्वल टू के का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब 774.97 ये निकल गया एंड के टी का वैल्यू आपको पता है कितना था 0.3, तो 0.3 पे पावर हो जाएगा एन का भी वैल्यू 0.3, तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनल आंसर। ये मुझे क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या निकला मेरा 774, यानी कि बोल सकते हो आप 775 भी बोल सकते हो, तो 775 उसके अलावे मुझे मिल जाएगा क्या सिग्मा, यानी कि जो भी मेरा सिग्मा बोल रहा है जो एप्सिलॉन मिला स्ट्रेन पे पावर 0.3। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 77 यानी कि हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बोला गया मैच दी आइटम इन कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में बोला गया जितने सारे टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल में, ठीक है, एंड सेकंड में दिया गया कि किसके लिए करते हैं यूज़ करते हैं। चलिए मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप पहला जो फिगर देख रहे हो 4P टेस्ट है। 4P टेस्ट में हम लोग करते क्या है, एक हैमर लेते हैं, पेंडुलम हैमर लेते हैं और उसमें हम लोग जो भी स्पेसिमेन रहता है मटेरियल रहता है उसमें हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं, जोर से स्ट्राइक करवाते हैं। और ये मेरा भी नोच का रहता है, जहाँ पे मेरा स्ट्राइक करता है वो मेरा भी नोच का यहाँ पे रहता है, भी नोच का भी जैसा फॉर्म में आता है। ये देखो यहाँ पे भी जैसा था ना, यहाँ पे कट कर देता है। इसलिए 4P टेस्ट को हम लोग कभी कभी दो नाम और से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं अगर अब आपसे बोला जाए तो 4P टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज 4P भी नोच टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट करवाते हैं। तो ये हम लोग कराते हैं टफनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं टफनेस को चेक करने के लिए हम लोग 4P टेस्ट का यूज करते हैं। समझ आया कि नहीं। इसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग इसको हैमर को पेंडुलम हैमर को इसमें स्ट्राइक करवाते हैं तो ये एनर्जी जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर होने से पहले जो भी मेरा एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। और ये मेरा डायल इंडिकेटर में डायल गेज में वो उतना मेजर हो जाता है कि वो कितना बिफोर फ्रैक्चर होने से पहले तक वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख पा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा मटेरियल कितना टफ है। तो यहाँ से अगर देखेंगे 4P टेस्ट का तो हो जाएगा टफनेस यानी कि P का 4, तो P का 4 A में दिया गया है एंड P का 4 D में दिया गया है, बाकी यानी कि B एंड C नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बोल गया नूप टेस्ट। देखो नूप टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका टेस्ट है। नूप टेस्ट आप देख रहे हो ये मेरा मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल में हम लोग एक क्या करें पेंडुलम को यहाँ पे जोर से हम लोग इंडेंटेट करा रहे हैं, यानी कि उसमें हम लोग इम्पैक्ट करा रहे हैं। हम लोग जो नूप टेस्ट करते हैं वो माइक्रो हार्डनेस को चेक करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं माइक्रो हार्डनेस को चेक करने के लिए, माइक्रो हार्डनेस। अच्छा अगर आपसे ये बोला जाए या फिर ये पूछेगा कि सर ये किसके लिए करते हैं हम लोग, तो याद रखना ये टेस्ट जो हम लोग करते हैं मैकेनिकल हार्डनेस को चेक करने के लिए करते हैं। और खासकर जो मेरा काफ़ी ब्रिटल मटेरियल रहता है, वेरी ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, वेरी ब्रिटल मटेरियल,
तो काफ़ी जो ब्रिटल मटेरियल रहेगा उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, नोब टेस्ट का। और उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, यानी कि माइक्रो हार्डनेस, उसका हार्डनेस को चेक किया जाता है। या फिर कभी कभी हम लोग ब्रिटल या फिर थिन जो सीट रहता है ना, तो थिन सीट को भी चेक करने के लिए, उसके हार्डनेस को चेक करने के लिए, माइक्रो हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, नोब टेस्ट। तो यहाँ पे माइक्रो हार्डनेस कहीं दिया गया है, तो देखिए माइक्रो हार्डनेस दिया गया, यस, तो आ गया मेरा Q का 2 नंबर। तो Q का 2 देखिएगा तो यानी ये, यानी कि आपका ए, यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। अब बाकी हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए। थर्ड बोला गया आपका स्पायरल टेस्ट। स्पायरल टेस्ट काफ़ी इजी है, आप लोग सुने होंगे। स्पायरल टेस्ट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को पोर कर देते हैं और पोर करने के बाद मोल्ड में पोर कर लेते हैं, और मोल्ड में पोर करने के बाद हम लोग एक लॉन्ग थिन स्पायरल में इसको चेक करते हैं कि कितना दूर मेरा जो है वो मेरा जो लिक्विड मेटल है वो जा पा रहा है, कितना दूर वो रन कर पा रहा है। इससे मुझे पता चलता है कि कितना उसमें फ्लूइडिटी है। ये हम लोग बेसिकली कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं, ये हम लोग करते हैं फाउंड्री में, ठीक है, DA फाउंड्रीज में यूज़ करते हैं। क्या चेक करने के लिए, फ्लूइडिटी चेक करने के लिए, फ्लूइडिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं मेरा स्पायरल टेस्ट। तो स्पायरल टेस्ट आ गया मेरा फ्लूइडिटी, यानी कि R का 1 यानी R का 1 है, ठीक है। एंड बात करते हैं क्यूपिंग टेस्ट। अब ये क्यूपिंग टेस्ट क्या हो जाता है, देखो क्यूपिंग टेस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यूपिंग टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं, क्यूपिंग टेस्ट में एक सीट मेटल को लेते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ पे सीट मेटल है, और सीट मेटल लेने के बाद एक स्पेरिकल मेरा पंच हो जाता है, और स्पेरिकल पंच देखो यहाँ पे स्पेरिकल पंच एकदम गोल जैसा है, ठीक है, स्पेयर पंच है। इसमें हम लोग पंच द्वारा फोर्स करते हैं, और फोर्स करते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक कि इसमें मेरा क्रैक ना आ जाए। इस सेट मेटल में जब मेरा क्रैकिंग आना स्टार्ट होने लगता है तब इसको छोड़ देते हैं, और जब तक वो क्रैक करे तब तक वो कितना फोर्स को एब्जॉर्ब करके रखा, कितना फोर्स वो झेल पाया, उसको हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूपिंग टेस्ट। समझ आया कि नहीं। तो क्यूपिंग टेस्ट जो करते हैं वो मेरा करते हैं फॉर्मेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। ये हम लोग करते हैं यूज टू डिटरमाइन डक्टाइल ऑफ सीट मेटल और स्ट्रिप। तो डक्टिलिटी को भी चेक किया जाता है, ठीक है, डक्टिलिटी को चेक किया जाता है, एंड साथ ही साथ मेरा जो है उसके फॉर्मेबिलिटी को भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका या तो डक्टिलिटी होगा फिर फॉर्मेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे परमेबिलिटी तो नहीं करते हम लोग, करते हैं फॉर्मेबिलिटी को चेक, यानी कि C का 3, या फिर आप बोल सकते हो डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया D नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ में आपसे ये पूछा गया है कि इफ़ अ पर्टिकुलर कार्बन एंड आयरन कार्बन एलॉय कंटेंट लेस देन 0.83 कार्बन परसेंटेज इट इज कॉल्ड। जस्ट मैंने कहा था ना कि जब मेरा 0.83% हम लोग मिलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट, और अगर इससे मेरा कम रहता है कार्बन, जैसे देखो ये पॉइंट में अगर यहीं पे आपको बता दूं, ठीक है, 2 पॉइंट का मैंने बात किया था, एक पॉइंट मेरा हो जाता है क्या, यूटेक्टोइड पॉइंट, इसमें मेरा 0.83% मेरा रहता है कार्बन, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं स्टील के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरा 0.83% कार्बन से कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो बोलते हैं। अगर स्टील का बात करें तो हो जाएगा क्या मेरा हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड मेरा यूटेक्टोइड पॉइंट। जहाँ पे अगर टेम्परेचर का बात करें तो आपका कार्बन परसेंटेज जितना रहता है, टेम्परेचर अगर बोला जाए 725 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। तो अगर यूटेक्टोइड पॉइंट से मेरा, यानी कि अगर मेरा कार्बन परसेंटेज 0.83 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.83 से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपर, क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, चलिए मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ, वैसे फिगर में भी मिल रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये एक पॉइंट हो जाता है, इस पॉइंट का अगर देखिएगा टेम्परेचर तो यहाँ पे 725 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग कार्बन परसेंटेज का बात करेंगे 0.83 कार्बन परसेंटेज है, राइट, ओके। और आपको ये भी पता है कि अप टू 2.1% जब हम लोग मिलाते हैं कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन, जब लोग अप टू यानी मैक्सिमम 2.1 तक मिलाते हैं तभी मुझे स्टील मिल सकता है। यानी कि इससे ज़्यादा अगर मिला देंगे हम लोग कार्बन परसेंटेज तो मेरा क्या हो जाता है, आपका हो जाता है वो कास्ट आयरन। तो आप बोल सकते हो कि 0 से लेकर 2.1% जब कार्बन रहता है तब इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टील। एंड जब मेरा 2.1 से लेकर 6.67 मैक्सिमम तक मिलाएंगे हम लोग कार्बन तो दिस इज कॉल्ड योर कास्ट आयरन, राइट। ये चीज़ तो आप लोग को पता होना चाहिए।
नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, जो मेरा ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कार्बन परसेंटेज 0.83 रहता है और आपका टेम्परेचर 725 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इससे कम हम लोग देखेंगे, कम रहेगा कार्बन परसेंटेज, तो इसको बोलेंगे हाइपो। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील अगर मेरा ज़्यादा हो जाएगा 0.83 से परसेंटेज से कार्बन मेरा, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया, फिर 1.5% कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कार्बन परसेंटेज, ठीक है, ओके। तो ये मेरा हो जाता है यूटेक्टोइड पॉइंट। और एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। अगर हम लोग बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट, इसमें जो मेरा टेम्परेचर रहता है वो रहता है 1150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1150 डिग्री सेल्सियस। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन का बात करेंगे तो वो रहता है 4.3%। कितना रहता है, 4.3%। अब यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, चूंकि भाई 4.3 है, 2.1 से ज़्यादा परसेंटेज कार्बन है, तो ये हो गया मेरा कास्ट आयरन। तो अगर मेरा 4.3 से कम रहा परसेंटेज ऑफ कार्बन तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपो, अगर ज़्यादा रहा तो बोलेंगे हाइपर। लेकिन चूंकि यहाँ पे यूटेक्टिक का बात हो रहा है, यानी कि कास्ट आयरन का बात हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। अगर मेरा 4.3 का परसेंटेज ऑफ कार्बन से कम रहा, तो अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.3 से ज़्यादा रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ था। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि यहाँ पे बात कर रहा है किसका, लेस देन। देखो यहाँ पे लेस देन बोला 0.83%, तो लेस रहेगा तो हाइपो। हाइपो और चूंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया गया, देखो कैसे पढ़ोगे, लेस है। जो कोई भी, चाहे मेरा 4.3 का बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन का, ठीक है, या फिर आपका किसी का भी बात करें, अगर लेस का बात करें तो हाइपो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपो। तो हम लोग पकड़ लिए कि लेस से हाइपो हो जाएगा सर। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन से। जो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2.1 से, अगर 2.1 परसेंटेज ऑफ कार्बन से ज़्यादा देंगे तो मेरा होता था कास्ट आयरन, उससे कम रहा है तो मेरा होता है स्टील। तो यहाँ पे 0.83 है, यानी कि स्टील का बात कर रहा है। एंड मेरा 0.83 पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, यूटेक्टोइड पॉइंट। तो यहाँ पे आ गया मेरा बी नंबर, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, राइट, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पूछा गया कि भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लेटिस रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो देखो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ फिगर से समझेंगे काफ़ी इजीली तरीका से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा सिंपल क्यूबिक, ये होता है मेरा फेस सेंटर क्यूबिक, ये होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्या होता है तीनों में अंतर मैं बताता हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक का, तो सिंपल क्यूबिक अगर हम लोग बनाते हैं क्यूब, जैसे आप लोग का डाइस होता है वो भी मेरा क्यूब की तरह होता है। तो क्यूब में अगर हम लोग देखेंगे कितना पॉइंट होता है, कॉर्नर कितना होता है, आप देखोगे कॉर्नर 1 2 3 4, ठीक है, टॉप में 4 होता है, बॉटम में भी 4 होता है। तो आप देखोगे टोटल मेरा 8 यहाँ पे कॉर्नर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 8 कॉर्नर, यानी कि 8 कॉर्नर एटम होता है इन सिंपल क्यूबिक सेल। अगर बात करेंगे हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक सेल में, तो फेस में क्या हो जाता है, मेरा अंतर डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहाँ पे मेरा कॉर्नर में तो रहता ही रहता है 8 गो, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है मेरा कॉर्नर में 8 रहता है। हर एक फेस में मेरा 1 1 रहता है। जैसे टॉप वाले फेस में 1, बॉटम वाले फेस में 1, राइट वाले, लेफ्ट वाले में, और बैक वाले में, और फ्रंट वाले में। तो यहाँ पे 6 और आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको 8 दिखेगा आपको कॉर्नर एटम, एंड साथ ही साथ 6 दिखेगा आपको फेस एटम। फेस एटम कितना दिखेगा आपको, 6 दिखेगा। एंड अगर हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर का, तो बॉडी सेंटर में क्या रहता है आपका 8 जो रहेगा वो कॉर्नर एटम रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 8 रहेगा, वो मेरा कॉर्नर एटम रहेगा, कॉर्नर एटम रहेगा। एंड आपका 1 जो रहता है वो मेरा बॉडी में रहता है, कितना रहता है बॉडी के अंदर रहता है, 1 मेरा बॉडी के अंदर रहता है। तो यहाँ पे मेरा 9 टोटल आ जाता है मेरा नंबर ऑफ एटम। अब बात यहाँ पे कर रहा है लेटिस पॉइंट निकालने का। लेटिस पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर निकालना चाहिए सिंपल क्यूबिक सेल में। आप इस फिगर को आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से आप ध्यान दो कि जो कॉर्नर वाला एक एटम का अगर बात करें, मान लो इस एटम का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एटम का यहाँ पे देख लो, ये वाला जो दिया गया है ये आपका कॉर्नर का एटम है। इस क्वेश्चन को अगर फिगर को ध्यान से देखिएगा तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरा सिंपल क्यूबिक है, यहाँ पे देखोगे कटा हुआ भाग है। इट मीन्स ये सिर्फ इसका पोर्शन का नहीं है, इसके साथ अगर इसके ऊपर में और एक क्यूब रहेगा, इसके यहाँ पे अगर एक क्यूब रहेगा, इसके ऊपर में एक क्यूब रहेगा, तो ये ढेर सारा क्यूब से कनेक्टेड है ये जो सेल है, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाला एक एटम है सिर्फ इस एटम के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके अलावा ये अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो और किसी के साथ भी करता है, यानी कि साझा किसी और के साथ भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल निकालना चाहेंगे, ठीक है, क्या निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ लेटिस नंबर ऑफ एटम निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, नंबर हम लोग पता है कि भाई 8 यहाँ पे कॉर्नर एटम होता है, इनटू 1/8 करते हैं, यानी कि जो मेरा
कंट्रीब्यूशन हो जाता है इसका 1/8 होता है, यानी कि एक जो मेरा कॉर्नर का एटम है वो 8 अदर क्यूबिक सेल के साथ मेरा वो साझा करता है। तो यहाँ से इसको अगर कट करेंगे 8 तो मेरा आ जाएगा कितना 1, यानी कि जो मेरा स्पेस लेटिस जो मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ स्पेस लेटिस मिला पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक, वो मेरा मिल गया मुझे कितना 1 मिला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल पे मेरा कितना निकल गया 1 निकला, कितना लेटिस पॉइंट। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फेस बॉडी सेंटर का, पहले बात करते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर का। सेम यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग तो निकालते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले तो 8 यहाँ पे होता है, ठीक है, 8 होता है, तो वो कॉर्नर के साथ 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6, एक सेकंड, यहाँ पे चूंकि हम लोग फेस सेंटर का बात करें तो +1 खाली कर देंगे। तो यहाँ से 8 कटा तो 1 और +1 यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट यहाँ से मेरा 2 निकल गया। कितना निकल गया, 2 निकल गया। किसका बात करें, बॉडी सेंटर का। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे BCC का, तो इसका जो नंबर लेटिस पॉइंट निकला वो कितना निकला, 2 निकला। अब हम लोग बात करेंगे FCC का, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल का, कितना निकलेगा। तो हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर का। देखो अब हम लोग फेस सेंटर का बात करेंगे, यहाँ पे तो कॉर्नर में 88 है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो पहले हो जाएगा कितना 8 × 1/8, जो कि 1/8 शुरू में ही मैंने बता दिया है कि जो भी मेरा कॉर्नर में रहता है वो 8 के साथ वो क्या करता है, साझा करता है। एंड यहाँ पे जो कि 6 फेस में है, तो जो भी मेरा फेस में 6 रहता है वो करता है 2 के साथ, ठीक है। किसके साथ करता है, 2 के साथ शेयर करता है, तो 2 के साथ शेयर हो जाएगा। तो 8 से 8 कटा, यानी कि यहाँ निकल गया मेरा 1 एंड +2 से करेंगे तो यहाँ से 3 कटेगा, +3, तो यह टोटल आ गया 4, यानी कि FCC में मुझे नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना मिला, 4 मिला। और मेरा BCC में कितना निकला, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 2 निकला। एंड जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल था इसमें मेरा कितना निकला, 1 निकला। तो 1 यहाँ पे किसका बात किया गया, पहले सिंपल का, फिर बॉडी का, फिर फेस का, सिंपल बॉडी फेस का। तो सिंपल फिर बॉडी, यानी कि 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरा 1, 2 एंड 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था। अगर हम लोग बात करेंगे, आप यहाँ बोल लो कि सर यहाँ पे 8 क्या है, ये 8 है, 8 को आपका है, आपका कॉर्नर एटम है, ये आप लिख लो, कॉर्नर एटम था ये। अगर बात करेंगे कि सर यहाँ पे 1/8 क्या था, तो जो 1/8 है ये मेरा बता रहा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, यानी कि कॉर्नर एटम मेरा कितना के साथ साझा करता है, कितना के साथ मेरा कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बारे में बताया रहा। तो 1/8 के साथ करता है। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/2 दिया गया, यानी कि जो फेस सेंटर के साथ होता है 2 के साथ मेरा साझा करता है। समझ आया कि नहीं, तो ये चीज़ बताया गया है। तो आपको कैसा लगा क्लास मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग की तरह इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं आपसे। एंड टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में जितने तरह का PDF है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा। एंड चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।